तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 हीट का थर्ड टॉपिक जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अगर हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तब हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या सॉल्यूशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी से अलग हो, उसका ये टेम्परेचर मेजर करता है। ओके, तो ये दिखता कैसा है? ये इस तरह से दिखता है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से बहुत लंबा होता है और इसकी रेंज होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सी। इसकी बहुत लंबी रेंज होती है। सो इसमें देखेंगे आप कि -10 से यहाँ से शुरू होता है और 110 पे ख़त्म होता है, और इसके जो बीच में यूनिट्स हैं वो हर एक यूनिट जो छोटा यूनिट होगा, इस तरह से देखा जाए तो -10 टू 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हर एक छोटा जो यूनिट है ये 1 डिग्री सी को रिप्रेजेंट करता है। तो हर स्मॉल यूनिट जो इसके अंदर है वो 1 डिग्री सी है। फ्रेंड्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अलावा भी एक और थर्मोमीटर होता है जिससे हम अपने प्रीवियस डे या किसी भी दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है फॉर वेदर रिपोर्ट्स। मौसम में क्या क्या बदलाव आ रहा है टेम्परेचर में, उसके लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम किसी ऑब्जेक्ट या वाटर का टेम्परेचर कैसे मेजर करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो एक कंटेनर में वो ऑब्जेक्ट या वाटर भर लें, फिर उसके बाद उस कंटेनर के अंदर लेबोरेटरी थर्मामीटर डालें। अब किस तरह से डालना है? जब हम डाल रहे हो तो हमें उसे वर्टिकली होल्ड करना चाहिए, मतलब हमें इस तरह से सीधा करना चाहिए उसको, और उसका बल्ब नीचे की साइड होना चाहिए। ये बल्ब है, ये नीचे होना चाहिए। और बल्ब को इतना भी नीचे नहीं रखना कि वो सरफेस को टच करे, सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरफेस का और हमारे जो वाटर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। फिर क्या करना होता है? हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो बल्ब जो है चारों तरफ से, उसके चारों तरफ वो वाटर होना चाहिए या सॉल्यूशन होनी चाहिए, तभी उसका करेक्ट टेम्परेचर हमें पता चल पाएगा। उसके बाद क्या है? हमें कंटेनर के अंदर ही उसका टेम्परेचर मेजर करना है। जब ये टेम्परेचर यहाँ से ऊपर ऊपर उठता उठता मरकरी ऊपर आएगा, जहाँ रुकेगा हमें उसी वक्त उसका डिग्री सी पता करना है, उसका कितना टेम्परेचर है। हमें उसको बाहर नहीं निकालना, लेकिन हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम बाहर निकाल के तब चेक करते हैं कि हमारा बॉडी का क्या टेम्परेचर है। लेकिन हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं करना है। जब थर्मोमीटर सॉल्यूशन के अंदर हो तभी हमें उसको मेजर कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की एक खास बात और है कि जब तक वो सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर है वो वाटर का टेम्परेचर बताएगा, लेकिन जैसे ही उसको वाटर से बाहर निकाल लिया जाता है तो वो सराउंडिंग का, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जल्दी जल्दी बताने लग जाता है। मतलब या तो वो बहुत जल्दी इंक्रीज होगा या बहुत जल्दी डिक्रीज होगा, वो रुकता नहीं है। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं है। क्लिनिकल थर्मोमीटर अगर जब अपने मुंह से हम निकाल लेते हैं तो वो एक जगह स्टेबल हो जाता है और काफ़ी देर बाद वापस जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में एंड में बल्ब के पास जो होता है, यहाँ पे ये इसका मरकरी है, यहाँ पे एक खाली जगह होती है जिसे हम कहते हैं किंक। ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में। ये जो किंक है ये मरकरी को वापस जाने में थोड़ा टाइम लगाता है। ओके, इसलिए डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर आराम से नोट कर पाते हैं। ये किंक लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता है, इसलिए जब हम सॉल्यूशन या वाटर से लेबोरेटरी थर्मोमीटर निकाल देते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत जल्दी लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट रहा है। हम उसमें बहुत जल्दी राइज एंड फॉल देखते हैं टेम्परेचर का। इसलिए कहते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से जब हम टेम्परेचर चेक करें तब हमें तभी कर लेना चाहिए जब वो सॉल्यूशन के अंदर हो। सॉल्यूशन के बाद वो अलग टेम्परेचर दिखाना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, थर्मोमीटर में हम जो मर्क्यूरी यूज़ कर रहे हैं उससे कई सारे कंसर्न जुड़े हैं। कई लोग उससे डरते हैं कि हमें ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। और दूसरा, डिफिकल्ट टू डिस्पोज है। डिफिकल्ट टू डिस्पोज मतलब हम इसको फेंक नहीं सकते इधर उधर, अगर हमारा थर्मोमीटर टूट जाए
तो क्या होता है कि आजकल ऐसे थर्मामीटर आ रहे हैं जिनमें मर्क्यूरी का यूज़ नहीं होता है। उनमें क्या है कि एक सेंसर लगा होता है। वो थर्मामीटर कुछ इस तरह के दिखाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर होते हैं। उनके यहाँ सेंसर लगा होता है, मेटल सेंसर, मेटल सेंसर होता है। और यहाँ पे वो टेम्परेचर शो करते हैं, जितना भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। और इन थर्मोमीटर को बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। तो जो डिजिटल थर्मोमीटर है, ये हमारे जो प्रॉब्लम है मर्क्यूरी के साथ कि वो टॉक्सिक है या डिफिकल्ट टू डिस्पोज है, तो वो उसको दूर कर देता है। तो आजकल मोस्टली लोग इसीलिए डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 का फोर्थ टॉपिक, जो है ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। सो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने किचन में देखा होगा। जब जलती हुई गैस पे कोई बर्तन रखा होता है तो वो बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। लेकिन जैसे ही हम उस बर्तन को गैस से हटा देते हैं, तब वो बर्तन ठंडा होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बर्तन जो है अपनी हीट को सराउंडिंग को ट्रांसफ़र करने लग जाता है। मतलब उससे हीट निकल के सराउंडिंग में पहुंच जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तब उस बर्तन का टेम्परेचर जो है कम होने लग जाता है। इसको कहते हैं फ्लो ऑफ हीट। इस केस में हुआ क्या है कि जो गर्म ऑब्जेक्ट था, जो हॉट यूटेंसिल था, जो उससे हीट ट्रांसफ़र हुई है सराउंडिंग को, जो कि कोल्डर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हीट फ्लोज फ्रॉम hotter object to cooler object। हीट हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट तक ही जाती है, फ्लो करती है। सो फ्रेंड्स, फ्लो ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट देखने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होगा, आपको एक मेटल रॉड चाहिए। मेटल रॉड आयरन की हो या एल्युमिनियम की हो, किसी की भी हो चल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, कुछ ब्रिक्स होंगे, उनके बीच में इस मेटल रॉड को फिक्स कर देंगे इस तरह से। ओके, दो ब्रिक लीजिए और मेटल रोड को ऐसे फिक्स कर दीजिए उसमें। अब क्या करना है कि उसके एक सरफेस पे, या तो नीचे या ऊपर या कहीं पे भी, वैक्स चिपका दीजिए। वैक्स की कुछ बूंदे चिपका दीजिए, ड्रॉप्स। उसके बाद क्या करना है, एक नीचे एक फ्लेम लगानी है, जिसे थोड़ी आग लगे और गर्मी मिले। मोमबत्ती जला दी, चलो ठीक है। अब ये मोमबत्ती जो है इसको गर्म करेगी, और हमें देखना है कि फ्लो ऑफ हीट कहाँ से होगा। ये जो हीट होगी यहाँ या इधर से इधर ट्रांसफ़र होगी या इधर से इधर। तो हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे जहाँ जहाँ हीट ट्रांसफ़र होगी वहाँ वहाँ ये जो वैक्स है वो नीचे गिरता चला जाएगा, छूट छूट के पिघल के। सो अब हम देखते हैं तो होगा क्या। जब यहाँ से हमने फ्लेम यहाँ जलाई है, तो सबसे पहले गर्म होगी इधर का हिस्सा, इस रॉड का इधर वाला हिस्सा जो है गर्म होगा। और ये गर्मी जो है बढ़ते 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 आगे जाएगी, क्योंकि हर मेटल चीज़ जो है हीट को ट्रांसफ़र करता है। ओके, तो ये आगे जाएगा आगे जाएगा, और जब ये इस वैक्स की ड्रॉप पे पहुंचेगा तो ये वैक्स पिघल के नीचे गिरेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक जो है रॉड गर्म हो गई है। और जब ये वाली बूंद नीचे गिरेगी तब यहाँ तक रॉड गर्म हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ तक ये वाली गिरेगी तो इसका मतलब है कि रॉड आधी गर्म हो चुकी है। तो इसी तरीक़ा से हम पता कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ हीट किस साइड जा रहा है और ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे हो रहा है किसी मेटल के अंदर। सो फ्रेंड्स, जो ये प्रोसेस है जिसमें हम देख रहे हैं कि हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जा रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। इट इज़ कंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस बाय विच हीट is transferred from hotter end to the colder end is called conduction। वो प्रोसेस जिसमें हीट जो है हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जाता है, उसको कहते हैं कंडक्शन। लेकिन क्या सभी ऑब्जेक्ट कंडक्शन करते हैं?
आपने देखा होगा कि किचन में जो हम पैन यूज़ कर रहे हैं, जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं, जो गर्म होते हैं, उनके हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक या वुडन का बना होता है ताकि हम उन्हें पकड़ सकें, लेकिन वो हमें गर्म नहीं लगते हैं, तो वो तो हीट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ मटेरियल होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं और कुछ मटेरियल होते हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। सो इनकी हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये होते क्या हैं, तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला, कंडक्टर ऑफ हीट, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो हीट को आसानी से अपने थ्रू पास होने देते हैं उनको कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। और कुछ मटेरियल जो कि विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो मटेरियल हीट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं उनको कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और उनको इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो कंडक्टर ऑफ हीट का एग्जांपल क्या होगा, मेटलिक चीज जो कि मेटल होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ओके, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का क्या होगा, उसका एग्जांपल होगा प्लास्टिक, वुड, ये है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए कई कई बर्तनों पे प्लास्टिक और वुड की कोटिंग होती है ताकि हमारे हाथ ना जले उन्हें पकड़ते वक्त। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के दो और एग्जांपल हैं जिन्हें हम कहते हैं वाटर एंड एयर। ये भी होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन इनमें भी कभी कभी हीट ट्रांसफर होती है। तो वो हीट ट्रांसफर कैसे होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए अच्छे से समझ सकते हैं। कन्वेक्शन समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें हमें क्या चाहिए, एक राउंड बॉटल फ्लास्क चाहिए। कन्वेक्शन समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें हमें क्या चाहिए, एक राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए, मतलब ऐसी फ्लास्क जिसका बॉटम राउंड हो। ओके, और हमें उसे एक ट्राईपॉड पे डालना पड़ेगा। ट्राईपॉड मतलब लैब में होता है ट्राईपॉड स्टैंड। ओके, तो उस ट्राईपॉड स्टैंड के नीचे एक मोमबत्ती लगानी होगी या कोई भी हीट सोर्स लगाना होगा, या तो कोई लैंप भी लगा सकते हैं या मोमबत्ती लगा सकते हैं। लैंप लगाने के बाद राउंड बॉटम फ्लास्क को वाटर से भर दें। हमने इसे ऐसे भर दिया। अब जब ये वाटर स्टेबल हो जाए, जब ज़्यादा हिले नहीं, तब इसमें हमें क्या डालना है, जब ये वाटर स्टेबल हो जाए और ये हिले नहीं, तब हम इसमें क्या डालना है, इसमें हमें डालना है कुछ ड्रॉप्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। इसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट। इससे क्या होगा, इससे हम देख पाएंगे कि जो कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। ओके, अब क्या, हमने लैंप ऑन कर दिया, अब हीट ट्रांसफर होने लगा। ये जो सरफेस है ये गर्म होगा। जब ये फ्लास्क गर्म होगा तब ये पोटेशियम पर मैग्नेट के जो पैलेट्स हैं वो फूटेंगे और यहाँ से कुछ कुछ इसमें से कलर निकलेगा। तो उस कलर को हमें ट्रेस करना है कि वो पानी में कहाँ कहाँ जा रहा है और किस तरह से पानी की मूवमेंट हो रही है। तो ये है इसमें वाटर। ओके, अब जैसे ये गर्म हुआ, ये फूटे और ऊपर गए, तो हम देखेंगे कि जो गर्म पानी हो रहा है, जो नीचे था बॉटम पे जो पानी था पहले वो गर्म हुआ और वो ऊपर की तरफ राइज हुआ है। सो हॉट वाटर राइज अप। जो हॉट वाटर है ये ऊपर की साइड जाता है। जब ये हॉट वाटर ऊपर जाता है तो इसकी खाली जगह को भरने के लिए जो साइड से पानी आता है बॉटम की तरफ, और फिर वो गर्म होता है और फिर वो ऊपर जाता है, तो जो बचा हुआ साइड का पानी है वो फिर से बॉटम पे आ जाता है। तो हॉट वाटर राइज अप एंड द वाटर फ्रॉम साइड कम्स टू बॉटम। और ये जो है एक साइकिल के रूप में चलता रहता है, ऐसा होता रहता है। पहले हॉट वाटर राइज हुआ, फिर वाटर फ्रॉम साइड कम टू बॉटम, फिर वो गर्म हुआ, फिर वाटर फ्रॉम साइड कम टू बॉटम। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन वाटर। तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक इसी तरह से एयर में होता है कन्वेक्शन। उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, आपने एक लैंप लिया, ओके, अब ऊपर एक कागज लगा दिया, अब लैंप जला हुआ है, तो लैंप जब जलेगा तो हवा जो है थोड़ी थोड़ी गर्म हो के ऊपर तक जाएगी और कागज तक जाएगी। तो क्या होगा कि जो गर्म हवा है वो कागज को थोड़ा थोड़ा काला काला कर देगी। उस चीज में हम देखेंगे कि यहाँ से हवा में कैसे किस तरह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और ये गर्म हवा जो है ऊपर की साइड जा रही है और साइड से ठंडी हवा फिर उस गर्म हवा की जगह पे आ रही है और फिर से वो ऊपर की तरफ जा रही है। सो हॉट एयर
rise up and air from the side taking its place. तो ये भी एक साइकिल में होता है। सबसे पहले हॉट एयर राइज अप होगी, फिर उसके बाद एयर जो साइड से है वो उसकी जगह ले लेगी, फिर वो राइज होगी, फिर और जो साइड की हवा है वो उसी जगह ले लेगी। और हमें पता कैसे चलेगा, जैसे कि या तो हम अपना हाथ रख लें या कागज़ रख लें। ये जो कागज़ है ये काला होता चला जाएगा गर्मी की वजह से, या हमारा हाथ जो है थोड़ा जलने लगेगा, तो हमें पता लगेगा कि जो गर्म हवा है वो नीचे से ऊपर आ रही है। सो ये हो गया कन्वेक्शन प्रोसेस इन वाटर एंड एयर। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के ऐसे एग्जाम्पल जो नेचर में पाए जाते हैं। ओके, उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज मतलब समुद्र से आने वाली ठंडी हवा, और लैंड ब्रीज मतलब लैंड से आने वाली ठंडी हवा एट द कोस्टल रीजन्स। कोस्टल मतलब किनारों पे, समुद्री किनारों पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का फॉर्मेशन कन्वेक्शन से ही होता है। ओके, तो इसमें होता क्या है, पहले हम पढ़ेंगे सी ब्रीज के बारे में। सो सी ब्रीज कैसे बनती है, ड्यूरिंग द डे टाइम में द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो लैंड है, ये जो लैंड एरिया है, ये जैसे यहाँ सूरज है, ये जल्दी हीट हो जाती है वाटर के मुकाबले। सो एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। तो जो इसके ऊपर जो एयर है ना, इस एरिया में जितनी एयर होगी वो गर्म होने लग जाती है, और गर्म होते ही एयर ऊपर जाएगी, तो इस तरह से वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है। ओके, आप इसे देख लीजिए, इस तरह से हॉट एयर ऊपर मूव करती है। अब हॉट एयर मूव कर रही है तो उसने एक जगह बना दी है। तो क्या होता है कि द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवार्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब जब हॉट एयर ऊपर गई है तो यहाँ जगह बनी है, तो यहाँ पे जो ठंडी हवा है वो इस तरफ जाती है उस जगह को भरने के लिए, वो खाली हुई है उधर आने के लिए, तो इस तरह से लैंड के ऊपर जाती है। कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज टुवार्ड द लैंड। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अब इसके बाद जो ऊपर गया है ना, ये वाली, ये ठंडी भी होगी, उसके बाद ये यहाँ जाती है, ये जो हॉट एयर है ये ऊपर से फिर सी की तरफ जाती है, और ये पूरी की पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर देती है। तो होता क्या है कि यहाँ से लैंड टू सी जाता है और सी टू लैंड, पहले ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से वो सी में जाएगी, और सी वाली जो है लैंड वाली जगह की, लैंड वाले एयर की जगह घेरेगी। ओके, तो इससे जो है बनती है सी ब्रीज। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो एयर जा रही है ना सी से लैंड की तरफ, उसे कहते हैं सी ब्रीज। और सी ब्रीज मतलब समुद्र की ठंडी हवा। तो इस ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए जो कोस्टल एरिया पे जो घर होते हैं, उनके घरों की खिड़कियाँ सी की तरफ होती हैं, ताकि उनके घरों में ठंडी ठंडी हवा आ सके। ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे नज़र आता है कि जैसे यहाँ पे हॉट है और इधर कूल है, यहाँ पे हॉट एरिया है और यहाँ कूल एरिया है। तो हवा क्या करेगी, हवा हॉट एरिया से ऊपर जाएगी और कूल एरिया की तरफ जाएगी, और कूल एरिया से हवा जाएगी हॉट एरिया की तरफ। तो एक साइकिल बनाती है, यहाँ से हवा ऊपर गई, यहाँ खाली जगह हुई, तो कूल एयर उस जगह को भरने के लिए जाती है, और जब यहाँ खाली जगह होती है तो हॉट एयर उस जगह को भरने के लिए जाती है। तो एक पूरा एक हॉट और कूल एयर का एक साइकिल बन जाती है, और इस तरह से बनती है सी ब्रीज। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रीज। फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रीज जो है एकदम रिवर्स प्रोसेस है द फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज। सी ब्रीज होता है दिन के टाइम में ड्यूरिंग डे टाइम, और लैंड ब्रीज बनती हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके, तो इसमें होता क्या है, द सी वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो सी वाटर है वो लैंड के मुकाबले देर से ठंडा होता है। इसका मतलब है कि जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और हमने दिन में देखा था जो डे टाइम में भी लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जो लैंड है, लैंड ये बहुत जल्दी हॉट भी हो जाती है और बहुत जल्दी कूल भी हो जाती है। ओके, सो इस प्रोसेस में लैंड अब ठंडी है और सी वाटर थोड़ा गर्म है। तो जो गर्म पानी है इसके ऊपर की जो हवा है वो भी थोड़ी गर्म होगी, तो वो ऊपर जाएगी इस तरह से। और जब अगर वो ऊपर गई तो यहाँ पे जो जगह खाली होगी उसको कौन भरेगा, जो लैंड से जो ठंडी हवा आ रही है वो उस जगह को भर देगी इस तरह से। और वो जो हवा आ रही है लैंड से उसी को बोलेंगे लैंड ब्रीज, मतलब लैंड की ठंडी हवा। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो हम ये बोलेंगे, जो ठंडी हवा सी से आ रही है उसे हम सी ब्रीज बोलेंगे, और जो ठंडी हवा लैंड से आ रही है उसे लैंड ब्रीज बोलेंगे। जो ठंडी हवा सी से लैंड की तरफ जाती है उसे सी ब्रीज बोलते हैं, और जो ठंडी हवा
लैंड से सी की तरफ जाती है उसे लैंड ब्रिज बोलते हैं। तो इसमें जो रिवर्स प्रोसेस है, उधर हॉट की तरफ जा रही थी, अब कूल की तरफ, इसमें इस तरह से जाएगा। उसमें हॉट उधर था और कूल इधर था, तो लैंड इस बार कूल है और सी थोड़ा हॉट है, तो कूल हवा ऐसे जाएगी और हॉट हवा कूल की तरफ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गए टू नेचुरल एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें कि कन्वेक्शन के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, हमें चाहिए एक मीडियम। और इसमें इस केस में हमें मीडियम क्या मिला है, इसमें एयर है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के केस में एयर जो है मीडियम है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसफर ऑफ हीट होता है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि सनलाइट। सनलाइट जब हम तक पहुंचती है तो बीच में पड़ता है स्पेस, तो स्पेस में तो कोई मीडियम होता नहीं है, लेकिन फिर भी सनलाइट हम तक पहुंच जाती है। तो वो किस तरह से पहुंचती है, वो पहुंचती है रेडिएशन से, उसको बोलते हैं रेडिएशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन, और उसमें नो मीडियम, उसमें कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन क्या चीज़ है? रेडिएशन होता है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है और उसके पास कोई कूलर ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो हीट थोड़ी ट्रांसफर होगी उस कूलर ऑब्जेक्ट तक, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेडिएशन। ओके, तो इसकी एक और डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच हीट फ्रॉम द सन कम्स टू अस। तो इसमें हॉटर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें हॉटर हो गया सन, और कूलर मतलब हम। तो ये क्या होता है कि फ्रॉम द सन टू आवर अर्थ। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रेडिएशन। तो इस रेडिएशन की खास बात क्या है? द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। मतलब रेडिएशन के ट्रांसफर के लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, ऐसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तभी सूरज की गर्मी बिना किसी मीडियम के अर्थ तक पहुंचती है और हम तक पहुंचती है। सो इसके एग्जाम्पल और कहाँ कहाँ है? इसके एग्जाम्पल है द हीट ट्रांसफर बाय रूम हीटर। रूम में जब हम सर्दियों में हीटर ऑन करते हैं तो उससे जो हमें हीट मिलती है वो भी रेडिएशन के थ्रू मिलती है। सेकेंड है, a hot utensil kept away from flame cools down as it transfer heat to its surrounding by radiation। कोई हॉट यूटेंसिल है या बर्तन है, हमने उसे फ्लेम से निकाल लिया, फिर वो धीरे धीरे करके ठंडा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी हीट को सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रहा होता है। तो वो किस प्रोसेस के जरिए करता है? वो करता है थ्रू रेडिएशन, उसमें भी रेडिएशन होता है। और थर्ड एग्जाम्पल है आवर बॉडी एंड द सराउंडिंग। मतलब अगर हमारी बॉडी गर्म है तो वो कुछ रेडिएशन निकालेगी, वो रेडिएशन सराउंडिंग में जाएंगे और सराउंडिंग को गर्म करेंगे। और इसका उल्टा भी होता है, अगर सराउंडिंग हॉट है तो वो जो है रेडिएशन निकालेंगे और वो हमारी बॉडी को गर्म करेंगे। इसे कहते हैं आवर बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच का रेडिएशन की साइकिल। तो ये हो गए 3 एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। फ्रेंड्स, जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट रेडिएट करती हैं, और जब वो हीट रेडिएट करती हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स उनके सामने आते हैं, तो वो जो हीट है उन ऑब्जेक्ट से टकराती है, या तो वो उनको ट्रांसमिट कर जाती है, मतलब उनसे पार निकल जाती है, या वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो वो कैसे होता है? ये एक हॉट बॉडी है, ये कुछ हीट्स निकाल रहा है, रेडिएशंस निकाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कूलर बॉडी है, तो यहाँ से जो रेडिएशन आ रहे हैं इस तरीके से, या तो इसमें टकराएंगे, कुछ तो वापस चले जाएंगे, कुछ इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ इससे पार निकल जाएंगे। ओके, सो जो ऑब्जर्व हुए हैं उसकी वजह से ना, जो रेडिएशन इसने ऑब्जर्व किए हैं उसकी वजह से इस कूलर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जो कूलर बॉडी है ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से एक हॉट बॉडी रेडिएशन के थ्रू एक कूलर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं चैप्टर 4 के 5th टॉपिक पे, जो है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। हम किस तरह के क्लोथ्स समर और विंटर में पहनते हैं। आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर समर में लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं और विंटर में हम डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं। पर ऐसा क्यों है? इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट या एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम लेंगे 2 कंटेनर्स, ऐसे 2 बराबर दिखने वाले कंटेनर लेंगे। ओके, अब इन कंटेनर में से एक कंटेनर को हम कर देंगे ब्लैक कलर की कोटिंग और एक में हम करेंगे व्हाइट कलर की कोटिंग। तो इन दोनों कंटेनर में हम पानी भर के सनलाइट में रख देंगे। अब सनलाइट से क्या मिलेगा? सनलाइट से मिलेंगे रेडिएशंस दोनों कंटेनर्स को। और अब 1 घंटे बाद हम चेक करेंगे कि इन दोनों कंटेनर में से किसका पानी ज़्यादा गर्म या ठंडा है।
तो 1 घंटे के बाद जब हम आएंगे वापस तो हम देखेंगे कि जो ब्लैक कलर वाला कंटेनर है उसके अंदर का जो पानी का टेम्परेचर है वो वाइट कलर के कंटेनर से ज़्यादा है। ओके, और वो क्यों है? क्योंकि जो ब्लैक कलर, जो डार्क कलर है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, और जबकि जो वाइट कलर है और जो लाइट कलर है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सारे जो रेडिएशंस हैं वो सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसमें, तो इसलिए इसका जो पानी है वो ठंडा रहेगा और इसका पानी गर्म रहेगा। तो इसी वजह से हम लोग सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर ज़्यादा सन रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और हमें गर्म रखता है। और उसी का उल्टा गर्मियों में हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब रिफ्लेक्ट मतलब उसको, उसकी दिशा बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ से सनलाइट आ रही है तो उसको उधर की साइड कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। वो लोग एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये जो है लाइट कलर के क्लोथ्स एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं और गर्मियों में लाइट कलर के क्लोथ कंफर्टेबल होते हैं। डार्क कलर के क्लोथ के साथ साथ हम लोग विंटर में पहनते हैं वुलन क्लोथ। वुलन क्लोथ क्यों पहनते हैं? क्योंकि वुलन क्लोथ हमें गर्म रखते हैं, और हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि वो हमें गर्म कैसे रखते हैं। क्योंकि वुलन क्लोथ्स के अंदर जो है कई सारे फाइबर्स होते हैं और उन फाइबर्स में एयर ट्रैप हो जाती है। और हमने पढ़ा था कि एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो अगर यहाँ से हीट आ रही है तो वो इधर की साइड नहीं जाएगी क्योंकि एयर उसमें है। इसी वजह से जब हम वुलन क्लोथ पहनते हैं सर्दियों में तो बाहर की जो ठंडी हवा हम तक नहीं पहुंच पाती और ना ही हमारी बॉडी जो हीट है वो बाहर जा पाती है और हमें गर्म महसूस होता है। इसी वजह से जब हम सर्दियों में वुलन क्लोथ पहनते हैं तो बाहर की जो ठंडी हवा हमारी बॉडी तक नहीं आ पाती और ना ही हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर जाती है और हम गर्म और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है हीट। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है हॉट एंड कोल्ड, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारे प्रोसेसेस। और अभी हमने पढ़ा कि हम समर में लाइट कलर क्लोथ्स और विंटर में डार्क कलर क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स तक शेयर करें।